वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिजिटल बैंकिंग के कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे। 1 से लेकर 50 एमसीक्यूज़ को इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन में करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग है ये न्यूली एडेड पोर्शन है हमारे रिटेल बैंकिंग के सिलेबस में। तो कुछ कुछ चीज़ें तो रिटेल बैंकिंग से मिला जुला चीज़ है, लेकिन इसका सिलेबस आप यदि देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा हमें पढ़नी है डिजिटल बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को, उन्हीं सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सिंगल क्रेडिट एंड मल्टीपल डेबिट इज द प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंगल क्रेडिट हो रहा है और मल्टीपल टाइम्स डेबिट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है किस में होता है? आरटीजीएस में, नेफ्ट में, ईसीएस डेबिट में और ईसीएस क्रेडिट में। तो दोस्तों, ईसीएस का फुल फॉर्म बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और दो है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो बताइए दोस्तों किस में होगा सिंगल क्रेडिट एंड मल्टीपल डेबिट? तो दोस्तों आप बताइए आरटीजीएस में होगा क्या? तो आरटीजीएस में तो जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट भी होगा, नेफ्ट में भी वही होता है। लेकिन ये जो हमारा ईसीएस डेबिट है उसमें क्या होगा कि मल्टीपल डेबिट होगा और क्रेडिट होगा एक ही जगह। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मोबाइल पेमेंट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी अलाउड बाय बैंक इज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो मोबाइल पेमेंट सिस्टम में कितना मैक्सिमम अमाउंट कोई बैंक अलाउ कर सकती है, वो कितना है? 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया, या ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। तो ये बैंक डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक बैंक अलाउ करती है वो कितना रिस्ट्रिक्टेड है मोबाइल पेमेंट सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रेडिट रिसीव्ड बाय द आरटीजीएस, सॉरी यहाँ आया आरआईजीएस लिख दिया है मैंने, ये आरटीजीएस है। क्रेडिट रिसीव्ड बाय द आरटीजीएस मेंबर हैज़ टू बी क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट नंबर इन द पेमेंट मैसेज विद इन डैश ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मैसेज एट द मेंबर इंटरफेस। तो देखिए क्या करना है कि जो हमारा आरटीजीएस के मेंबर होते हैं उनको क्रेडिट जो मिलता है पैसा, तो वो कितने दिनों में क्रेडिट हो जाना चाहिए, उनका पेमेंट मैसेज कितने देर में आ जाना चाहिए? पहला ऑप्शन कर रहा है 15 मिनट, दूसरा कर रहा है 30 मिनट, तीसरा कर रहा है 45 मिनट और चौथा कर रहा है 60 मिनट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 30 मिनट, यानी 30 मिनट के अंदर उन्हें मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म स्विफ्ट स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्विफ्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेररिज्म। तो दोस्तों बताइए स्विफ्ट का डेफिनेशन क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आपको इसके बारे में पता होगा ही कि बेसिकली यदि कोई दो कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। तो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। क्योंकि ये टॉपिक डिजिटल बैंकिंग का है तो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम इन अ बैंक मेक्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी बैंक का जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो इनमें से किसे यूज करता है? ऑप्शन ए कर रहा है स्टैंड अलोन कंप्यूटर, ऑप्शन बी कर रहा है शेयर्ड नेटवर्किंग, ऑप्शन सी कर रहा है कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्शन डी कर रहा है कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय इंटरनेट। तो बताइए दोस्तों सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम बैंक का किसे यूज करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हमारा जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट इन अ बैंकिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग करते हैं सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट बैंकिंग ऑपरेशन में? सेंट्रल बैंक सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सिचुएशन, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिचुएशन, सेंट्रलाइज बिजनेस सॉल्यूशन। तो आपसे सीबीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। तो एक बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में। अभी मैंने बताया ना आपको पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास जो होता है एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क से, तो इसे हम लोग सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों कि computers are they are different computer which are connected by communication network. Okay, next question is question number 8, which of the following is the measurement unit for processor speed। तो प्रोसेसर के स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग? मेगाबाइट,
मेगाहर्ट्ज, मेगा कैरेक्टर, नैनो सेकेंड। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा इसका मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोसेसर के स्पीड को यदि आपको मेजर करना है देन वी विल यूज मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इफ अदरवाइज नॉट स्टेटेड इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू। तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पीपीआई होते हैं, पीपीआई क्या है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो ऑप्शन है 25,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 1,00,000 और चौथा है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपीआई इशूअर, यानी जो पीपीआई इशूअर है उनके डिस्क्रिप्शन पे है। अब बताइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है दोस्तों 1,00,000। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इज 1,00,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, एमटीएसएस, याद रखेंगे दोस्तों फुल फॉर्म, एमटीएसएस का फुल फॉर्म है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल। तो किसी भी फॉरेन प्रिंसिपल का मिनिमम नेटवर्थ क्या है दोस्तों, एमटीएसएस को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। एमटीएसएस होता क्या है, इसका क्या लिमिट है, मैं आपको केस स्टडी भी करवा दूंगा एमटीएसएस पे। तो एमटीएसएस का मिनिमम नेटवर्थ, एमटीएसएस वाले स्कीम में मिनिमम नेटवर्थ कितना है फॉरेन प्रिंसिपल का। पहला ऑप्शन है $1,00,000, दूसरा ऑप्शन है $5,00,000, तीसरा ऑप्शन है $1,000,000 और चौथा ऑप्शन है $5,000,000। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी $1,000,000। तो एमटीएसएस वाले स्कीम में याद रखेंगे मिनिमम नेटवर्थ है फॉरेन प्रिंसिपल का $1,000,000। क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म हॉट कार्ड रेफर्स टू। अब देखिए हॉट कार्ड का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है लॉस्ट कार्ड, बी स्टोलन कार्ड, सी मिसप्लेस्ड कार्ड, डी मिसयूज्ड कार्ड। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, एबीसी, एवीडी, एसीडी, पीसीडी। बताइए दोस्तों हॉट कार्ड का क्या मतलब है। तो हॉट कार्ड का मतलब है हो लॉस्ट कार्ड और स्टोलन कार्ड, सो ऑप्शन ए। और दोस्तों मिसप्लेस्ड कार्ड ये भी हो सकता है, यानी आपने कार्ड जो कि लॉस हो गया, आपका कार्ड जो कि स्टोलन हो गया और आपका कार्ड जो कि मिसप्लेस हो गया, तो ये तीनों के तीनों हमारे हॉट कार्ड के अंदर आ सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव लीगल रिकॉग्निशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन किस एक्ट ने दिया, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए करा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बी करा है इनकम टैक्स एक्ट, सी करा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और डी करा है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बताइए दोस्तों लीगल रिकॉग्निशन हमारे डिजिटल सिग्नेचर को किस एक्ट के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू हमारा डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन मिला। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है टू ऑथेंटिकेट अ डिजिटल सिग्नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज्ड। तो किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए इनमें से किस की का यूज करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है मास्टर की एंड कस्टमर की, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट की एंड पब्लिक की, तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट की एंड कस्टमर की, चौथा ऑप्शन है पब्लिक की एंड स्पेशल की। बताइए दोस्तों किसी डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करना है तो कौन सा की यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो प्राइवेट और पब्लिक की का यूज करके हम लोग किसी डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर CTS 2010 स्टैंडर्ड ऑफ RBI अ बैंक्स लोगो शैल बी प्रिंटेड इन द लोगो विल बी कैप्चर्ड बाय डैश विजिबल इन अल्ट्रावायलेट इनेबल स्कैनर और लैंप्स इट विल एस्टैब्लिश जेन्युइननेस ऑफ अ चेक। अब दोस्तों आपको बताना है प्रिंट किस लोगो में किया जाएगा। आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारा CTS 2010 का RBI का स्टैंडर्ड था, तो बैंक का लोगो प्रिंट किया जाएगा किस लोगो में, किस कलर के लोगो में। ऑप्शन देखिए लाइट ब्लू इंक, अल्ट्रावायलेट इंक, लाइट ग्रे इंक और एनी इंक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, ठीक है। और लोगो कैप्चर कौन करेगा, तो अल्ट्रावायलेट इनेबल्ड स्कैनर और लैंप्स इसे कैप्चर करेगा। तो ये स्टैब्लिश क्या करेगा कि कोई भी चेक जो है जेन्युइन है, ठीक है। तो अब बताइए आपको ये बताना है किस इंक में बैंक का लोगो प्रिंट किया जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्ट्रावायलेट इंक। अल्ट्रावायलेट इंक में बैंक का लोगो प्रिंट किया जाएगा, तभी तो वो अल्ट्रावायलेट इनेबल स्कैनर उसे कैप्चर कर पाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारा अल्ट्रावायलेट इनेबल स्कैनर है वो अल्ट्रावायलेट इंक को ही तो स्कैन कर पाएगी दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ चेक अंडर CTS 2010 स्टैंडर्ड रिगार्डिंग पेपर इज करेक्ट। आपसे ये पूछा गया है कि जो CTS 2010 स्टैंडर्ड है उसके रिगार्डिंग कौन सा चेक का फीचर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 पेपर शुड हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्टरेशन बाय हैविंग केमिकल सेंसिटिविटी टू एसिड, अल्कलीज, ब्लीचेस एंड सॉल्वेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 a paper should be giving a visible result after fraudulent attack. Option number 3 paper should not glow under ultraviolet light, that is it should be ultraviolet dull. अब आपके सामने 4 ऑप्शंस है 1 2 3 ऑल, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। तो दोस्तों जरा ऑप्शन को देखिए तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है, यानी सभी के सभी सही हैं। पहला चीज़ क्या है कि पेपर के पास प्रोटेक्शन होना चाहिए अल्ट्रेशन के अगेंस्ट, जैसे कोई केमिकल सेंसिटिविटी हो एसिड से, अल्कलीज से, ब्लीचेस से या सॉल्वेंट से, वो किसी भी फ्रॉडुलेंट अटैक के बाद विजिबल रिजल्ट दे पेपर।
और पेपर शुड नॉट ग्लो अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, दैट इट शुड बी अल्ट्रावायलेट डल। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड टू इंडिया आर अलाउड अंडर MTSS। तो अभी हमने MTSS के बारे में बात किया था कि MTSS में भारत अब्रोड से मतलब भारत के बाहर से कितने रेमिटेंस अलाउड हैं। एक साल में 12, एक साल में 30, एक साल किसी फाइनेंशियल ईयर में 12 और फाइनेंशियल ईयर में 30। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका एक साल में 30 यानी 30 इन अ कैलेंडर ईयर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कमिटी दैट गिव्स इट्स रिकमेंडेशन फॉर ड्राइंग अ पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ कंप्यूटराइजेशन फॉर द पीरियड 1990 टू 1994। तो 1990 से 1994 तक ऐसा कौन सा कमेटी था जिसने रिकमेंडेशन दिया कि कंप्यूटराइजेशन किया जाए। तो रंगाराजन कमेटी, शेर कमेटी, वासुदेवन कमेटी और सराफ कमेटी। बताइए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका रंगाराजन कमेटी यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो आपको पता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो आखिर वो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि प्राइमरी मेमोरी का यूज करता है। ऑप्शन ए कर रहा है स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन बी कर रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं, ऑप्शन सी कर रहा है आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी कर रहा है कंप्यूटर यूजर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU जो होते हैं हमारे वो हमारे प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMV ट्रांजेक्शन। अब अभी मैं आपसे EMV ट्रांजेक्शन का फुल फॉर्म आगे पूछूंगा। तो EMV ट्रांजेक्शन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, कार्ड टू बी इंसर्टेड एंड रिमेन इन द टर्मिनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा, कार्ड जनरेट्स यूनिक क्रिप्टोग्राम। तीसरा, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द कार्ड एंड द टर्मिनल एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो बहुत सिंपल है, आपको पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्ड को आपको इंसर्ट करना है और तब तक रखना है टर्मिनल पे जब तक ट्रांजैक्शन का ड्यूरेशन है। दूसरा कह रहा है कि कार्ड जो है वो यूनिक क्रिप्टोग्राम को जनरेट करता है। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि कार्ड और टर्मिनल के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है ट्रांजैक्शन के अंत में। ऑप्शन ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 and 3 यानी तीनों के तीनों हमारे EMV ट्रांजेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंसेप्ट ऑफ यूज नाउ एंड पे लेटर इज एप्लीकेबल टू। यानी अभी यूज करो और बाद में पे करना, तो ये किस में एप्लीकेबल है। क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल द अबव। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड, तो ये कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल है क्रेडिट कार्ड से। द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन इज। तो वर्ल्ड का पहला बैंक जिसने कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था ट्रांजेक्शन के लिए, एमएक्स बैंक, सिटी बैंक, बिगिंस बैंक USA, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर प्रीपेड कार्ड। आपको बताना है कि जो PPAC होते हैं यानी प्रीपेड कार्ड होते हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ट्रैवल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3, डी 1, 2 and 3। तो प्रीपेड कार्ड का कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यानी 1 and 3, ट्रैवल कार्ड और गिफ्ट कार्ड। तो ट्रैवल कार्ड और गिफ्ट कार्ड जो है हमारा प्रीपेड कार्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन, सिंगल पर्पस और क्लोज लूप प्रीपेड कार्ड कैन बी यूज एट स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली लाइक मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड कैन नॉट बी यूज टू विदड्रॉ कैश। यानी जो सिंगल पर्पस या क्लोज लूप प्रीपेड कार्ड होते हैं उनसे हम लोग स्पेसिफिक प्लेस पे यूज कर सकते हैं जैसे कि मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट पे, और हम उससे कैश को विदड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है मल्टीपर्पज या ओपन लूप प्रीपेड कार्ड कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अप टू द लोडेड लिमिट। यानी मल्टीपर्पज या ओपन लूप प्रीपेड कार्ड जो होते हैं उनसे हम लोग सभी तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन लोडेड लिमिट तक। और तीसरा कह रहा है कि गिफ्ट कार्ड इज एन एग्जांपल फॉर सिंगल पर्पज और क्लोज लूप प्रीपेड कार्ड एंड ट्रैवल कार्ड इज एन एग्जांपल फॉर मल्टीपर्पज ओपन लूप प्रीपेड कार्ड। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3, डी 1, 2 and 3। दोस्तों ये आपको पता है कि आप यदि डिजिटल बैंकिंग का सिलेबस देखेंगे तो कार्ड लिखा हुआ है अलग अलग से, एक पूरा टॉपिक ही है कार्ड पे, इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि कार्ड से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आप बताइए आंसर है, करेक्ट आंसर है डी यानी सभी के सभी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ठीक है, इसे आप कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं कि हमारा कार्ड एक सिंगल पर्पज होता है या क्लोज लूप होता है, एक मल्टीपर्पज होता है या ओपन लूप होता है, और गिफ्ट कार्ड जो है वो सिंगल पर्पज का एग्जांपल है और ट्रैवल कार्ड जो है मल्टीपर्पज का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, चार्ज कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज डिफरेंशिएटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए, रिपेमेंट मोड एज क्रेडिट कार्ड यूजेस वैल्यू कैन बी पेड इन फुल और इन पार्ट वेयर एज इन चार्ज कार्ड इट इज फुल। बी, देयर इज नो डिफरेंस। C, only difference is credit card is having more security feature than charge card. D, charge card or debit card with an option for overdrawing। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो रिपेमेंट मोड होता है उसके बेसिस पे चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है यूजेस वैल्यू कैन बी पेड इन फुल और इन पार्ट वेयर एज इन चार्ज कार्ड इट इज फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एन इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट फॉर अ मैनुअल सिग्नेचर दैट सर्व्स द सिमिलर फंक्शन एज मैनुअल सिग्नेचर इज कॉल्ड।
तो आपको क्या पूछा गया है कि मैनुअल सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट कौन सा है जो कि मैनुअल सिग्नेचर के जैसा ही फंक्शन करता है। पहला कह रहा है इंक्रिप्टेड सिग्नेचर, दूसरा कह रहा है डिक्रिप्टेड सिग्नेचर, तीसरा कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर, चौथा कह रहा है पासवर्ड। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट होता है मैनुअल सिग्नेचर का वो होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। आप देखते होंगे आजकल डिजिटल सिग्नेचर आपका CIB का सर्टिफिकेट में भी देखेंगे आप, डिजिटल सिग्नेचर ही आएगा। ठीक है, तो वो हमारा मैनुअल सिग्नेचर का एक सब्स्टिट्यूट है, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम इन विच अ यूजर ऑफ एनी यूटिलिटी सर्विस लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा कैन मेक द पेमेंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट विदाउट अ रेफरेंस टू हिम बाय गिविंग द अथॉरिटी इज कॉल्ड MICR, ट्रंकेशन, डेबिट क्लियरिंग, क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि वैसा सिस्टम कौन सा है जिसमें किसी भी यूटिलिटी सर्विस का यूजर, चाहे टेलीफोन हो, बिजली हो, गैस हो, वो पेमेंट कर सकता है अपने बैंक अकाउंट से बिना किसी रेफरेंस दिए हुए। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम को कहते हैं हम लोग डेबिट क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कार्ड होल्डर्स डाटा कैन बी वेल प्रोटेक्टेड थ्रू, यानी जो कार्ड होल्डर का जो डाटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव इंक्रिप्शन, डिजिटल इंक्रिप्शन। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है 2 and 3 और डी है 1, 2 and 3। तो कार्ड होल्डर के डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों हम लोग 1, 2 and 3 यानी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन से, इफेक्टिव इंक्रिप्शन से और डिजिटल इंक्रिप्शन से, यानी तीनों मोड से हम लोग कार्ड होल्डर के डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। RBI has published comprehensive guideline on information security in 2011 as per the recommendation of committee headed by। तो RBI ने गाइडलाइन दिया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे 2011 में पब्लिश किया था। आपको ये बताना है कि ये जो गाइडलाइन दी गई थी ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे दी गई थी। ऑप्शन ए है RS तलवार, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्णा, ऑप्शन सी है रमेश पंडित, ऑप्शन डी है नरेश गोयल। बताइए दोस्तों क्या सही आंसर है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रिटेल बैंकिंग का केस स्टडी का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे जरूर देखिए क्योंकि FSI और आपका क्रेडिट कार्ड और आपका कैपिटल गेन इससे केस स्टडी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है अपने केस स्टडी वाली प्लेलिस्ट में, उसे निश्चित रूप से देखें। आपका 5 नंबर वहाँ फिक्स होगा, 5 से 10 नंबर भी फिक्स हो सकता है यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन कैपिटल गेन से भी आ जाए, FSI से भी आ जाए और क्रेडिट कार्ड से आ जाए, तो उसे अच्छे से देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए इन ए स्टोर्ड वैल्यू कार्ड मॉनिटरी वैल्यू इज स्टोर्ड इन द कार्ड इटसेल्फ, यानी जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होते हैं उसमें मॉनिटरी वैल्यू जो होता है वो हमारा कार्ड में ही स्टोर्ड होता है। बी कह रहा है इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्रेडिट लिमिट आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द कार्ड इशूअर, यानी स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में क्रेडिट लिमिट जो है वो कार्ड इशूअर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज अ प्रीपेड कार्ड एंड कार्ड इशूअर इज नॉट अ बैंक बट अ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होता है वो प्रीपेड कार्ड होता है और जो कार्ड इशूअर होता है वो बैंक ना होकर सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इन प्रीपेड कार्ड द वैल्यू ऑफ द कार्ड लाइंग इन डिपॉजिट्स अकाउंट लिंक्ड एट द बैंक इन। अब बताइए कौन सा फॉल्स है। तो दोस्तों ऑप्शन बी फॉल्स है कि स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में जो क्रेडिट लिमिट होता है वो कार्ड इशूअर नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ कंप्यूटर कैन बी ट्रेस थ्रू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड। कंप्यूटर का यूज है उसको कैसे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑडिट से, ऑडिट ट्रायल से, या कंप्यूटर ऑपरेशन को मॉनिटर करके, या फॉलो अप ऑडिट से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑडिट ट्रायल से। सो ऑडिट ट्रायल से हम लोग कंप्यूटर के यूज को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट रिप्लेसेस द फिजिकल फ्लो ऑफ चेक विथ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन और स्कैन्ड इमेज। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसने फिजिकल फ्लो ऑफ चेक को रिप्लेस किया, किससे, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन या स्कैन इमेज से। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी चेक ट्रंकेशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसने चेक के फिजिकल फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन या स्कैन इमेज से रिप्लेस किया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी चेक ट्रंकेशन। तो चेक ट्रंकेशन ने चेक के फिजिकल फ्लो को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन या स्कैन इमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम CPU टू अदर आउटसाइड पेरिफेरल। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा को यूज किया जाता है आप डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ से, CPU से लेके अदर आउटसाइड पेरिफेरल पे। टेलीफोन, मॉडम, टेली प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका मॉडम। मॉडम से हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं CPU से अदर आउटसाइड पेरिफेरल में। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है EMB स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर कार्ड यूजेस। तो EMB स्टैंडर्ड होता है जो कि हमें टेक्निकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कार्ड यूजेस से। आपको ये बताना है EMB का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेरिएंस, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअलाइजेशन, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बताइए क्या सही आंसर है। बी ये सही आंसर है। ई से यूरोपे होता है, M से मास्टर कार्ड होता है और V से वीज़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्ड विच स्टोर क्रेडेंशियल डाटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉल्ड। तो वैसा कार्ड कौन सा है जो कि क्रेडेंशियल डाटा को स्टोर करता है इंटीग्रेटेड सर्किट में, चिप या स्मार्ट कार्ड, नॉन EIVIV कार्ड,
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है चिप या स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMB कंप्लेंट कार्ड गिव्स एन ऑप्शन टू कार्ड होल्डर टू परफॉर्म कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे इलेक्ट्रो यूरोपे मास्टर कार्ड और वीज़ा वाला जो कंप्लेंट कार्ड होता है वो कार्ड होल्डर को एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वो क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका बोथ ए एंड बी, यानी कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, दोनों का दोनों हो सकता है EMB कंप्लेंट कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFC स्टैंड फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, न्यू फैक्ट कम्युनिकेशन, नेटवर्क फील्ड कॉन्टैक्ट, नेटवर्क फ्यूचर कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्ड इशूइंग स्कीम। आपके सामने स्कीम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्कीम जो है कार्ड इशूइंग स्कीम का टाइप नहीं है। ओपन स्कीम दैट इज 4 पार्टी स्कीम, क्लोज स्कीम दैट इज 3 पार्टी स्कीम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हाइब्रिड स्कीम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइब्रिड स्कीम। तो हाइब्रिड स्कीम ऐसा कोई कार्ड इशूइंग स्कीम नहीं होता है, लेकिन ओपन स्कीम हुआ, क्लोज स्कीम हुआ, ये सभी के सभी हमारे कार्ड इशूइंग स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट लिस्टिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड मीन्स। आप यदि किसी क्रेडिट कार्ड का हॉट लिस्टिंग कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए इन्हांसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिट इन द कार्ड, यानी कार्ड के लिमिट में अमाउंट का इन्हांसमेंट। बी ब्लॉकिंग द ऑपरेशन ऑफ द कार्ड, यानी कार्ड का ऑपरेशन को ब्लॉक करना। सी रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लिमिट इन द कार्ड, यानी कार्ड के लिमिट को रिड्यूस करना, अमाउंट को रिड्यूस करना। डी लिस्टिंग द कार्ड ऑन मोर देन वन नेटवर्क, यानी कार्ड को एक से ज़्यादा नेटवर्क पर लिस्ट करना। बताइए दोस्तों क्या होगा हॉट लिस्टिंग का मतलब। तो हॉट लिस्टिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ड के ऑपरेशन को ब्लॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंस्टॉल व्हाइट लेवल ATM द नॉन बैंकिंग एंटिटीज मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट ₹100 एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ₹50 करोड़, ₹100 करोड़, ₹300 करोड़, ₹500 करोड़। दोस्तों व्हाइट लेवल ATM आप लोग जानते होंगे, वैसा ATM जो कि नॉन बैंकिंग एंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनको एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम कितना नेटवर्थ चाहिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 100 करोड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम दैट परमिट्स मोर देन वन यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम थ्रू डम टर्मिनल अटैच टू द मेन सिस्टम इज नोन एज। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि परमिट करती है एक से ज़्यादा यूजर को कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने को सेम टाइम पे डम टर्मिनल के थ्रू। सिंगल यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम, लार्ज एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मल्टी यूजर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 है द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, मॉडम, फैक्स, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा, मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी वेयर द मॉनिटरिंग इज डन बाय पर्सनल परफॉर्मेंस फीचर सच एज आई रेटिना पैटर्न और पाल्म और हैंड ज्योमेट्री इट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो हमारा सिक्योरिटी का जो सिस्टम है जिसमें मॉनिटरिंग किया जाता है पर्सनल परफॉर्मेंस फीचर जैसे कि आई रेटिना पैटर्न या पाल्म या हैंड ज्योमेट्री, इसे क्या कहते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग फाइल्स एंड मैसेजेस सिक्योर्ड इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके आर्ट और साइंस को हम लोग यदि फाइल को सिक्योर रख रहे हैं, मैसेज को सिक्योर कर रहे हैं, इस साइंस को क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, पास फ्रेज या क्रिप्टोग्राफी। इसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर 1 कार्ड इज स्वाइप्ड, इंसर्टेड और डिप्ड एंड रिटर्न टू द कार्ड होल्डर आफ्टर मैग्नेटिक स्ट्रिप डाटा हैज बीन रीड। कार्ड डज नॉट जनरेट क्रिप्टोग्राम। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन कार्ड एंड टर्मिनल एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्ड को आप स्वाइप करोगे, इंसर्ट करोगे या डिप करोगे और कार्ड होल्डर को रिटर्न कर दोगे मैग्नेटिक स्ट्रिप डाटा को रीड करने के बाद। कार्ड क्रिप्टोग्राम को जनरेट नहीं करता है और कार्ड और टर्मिनल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है ट्रांजेक्शन के एंड में। ऑप्शन ए 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 1, 2 and 3, यानी ये सभी के सभी हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप ट्रांजेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। IDRBT स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बिजनेस टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आपको पता होगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रॉड एंड अदर काइंड ऑफ क्राइम्स दैट हैपन ऑन द इंटरनेट नेटवर्क आर कॉल्ड। यानी कि जो क्राइम जो हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं हमारे इंटरनेट नेटवर्क पे, इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट फ्रॉड, इंटरनेट क्राइम, साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। तो दोस्तों इसे हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम एक्टिविटी। तो साइबर क्राइम एक्टिविटीज में से इनमें से कौन सा इंसिडेंट साइबर क्राइम एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। पहला डिसिफरिंग डोमेन नेम, मिसकॉन्फिगरिंग अ वेबसाइट, मिस यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड,
यूजिंग द नेटवर्क फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो डी होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क यूज़ करना। ये हमारा साइबर क्राइम एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये तीनों के तीनों आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऑफलाइन ऑथराइजेशन अवेलेबल विथ NFC एनेबल्ड कार्ड, EMB कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। बताइए किसके साथ ऑफलाइन ऑथराइजेशन अवेलेबल है? ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 1, 2 and 3। यानी जो ऑफलाइन ऑथराइजेशन होता है वो NFC कार्ड से भी है, EMB कार्ड से भी है और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कुड इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम और डाटा इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि दूसरे प्रोग्राम को या डाटा को इन्फेक्ट कर सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम या वायरस। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज इनटू एन इनकम्प्रिहेंसिव डाटा थ्रू द यूज ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम इज कॉल्ड डिसिफरिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कोडिंग। तो आपको ये बताना है कि जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसमें? इनकम्प्रिहेंसिव डाटा में। किसके यूज़ करके? मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज़ करके। इसे क्या कहते हैं? डेसिफरिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या कोडिंग। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरा चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके और क्विज यूज कर सकें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।